अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज जो टॉपिक बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 8 का वैसे ओवरऑल हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ 13 और ये हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस टॉपिक का। देखिए हमारे पास जब हम कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उस हीट की वजह से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बेटे यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बेटे मैंने ये फॉर एग्जांपल ये मैंने वाटर ले लिया। अब ये देखिए मेरा बेटा, इसके नीचे हमने एक बर्नर ले लिया। ये हमारे पास बर्नर है, ये फायर है, आग लगाई हुई है हमने इस बर्नर से। तो इस बर्नर से बेटे ये जो आग निकल रही है ये है हमारे पास हीट, और इस हीट को हम क्यू से जाहिर करते हैं। चूंकि आग लगातार आ रही है, हीट चेंज होती जा रही है, तो हम इसको डेल्टा क्यू का नाम देंगे। अब नीचे से अगर इसको हीट मिलेगी तो आप देखेंगे बेटे वक्त गुजरने के साथ साथ ये हीट इस पानी के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी, और इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से इसका टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ये पहले ठंडा था तो अब क्या होना शुरू हो गया बेटे, गर्म होना शुरू हो गया है। तो हम देखेंगे कि सपोज इसका टेम्परेचर पहले था जनाब 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे हीट आई फिर 15 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरह यानी कि इसका टेम्परेचर क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो इसका टेम्परेचर होगा वो फिर T नहीं बल्कि वो भी क्या बन जाएगा, डेल्टा T। डेल्टा मीन्स चेंज, यानी कि जब हम Q को चेंज, हीट को चेंज करते जाएंगे अल्टीमेटली इसका जो टेम्परेचर होगा बेटे वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये देखें कि ये जो टेम्परेचर चेंज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके जो इसको जो हीट प्रोवाइड की जा रही है उसके। नंबर 2 दूसरी चीज कौन सी होगी जो मैटर करेगी कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा, वो होगा बेटे मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, ये जो मास होगा ये भी मैटर करेगा। अगर हमारे पास यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ये कंटेनर फुल हुआ है वाटर के साथ, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज कम होगी, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी लेकिन टेम्परेचर जो है वो कम चेंज होगा। लेकिन हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे बेटे, जैसे जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं कि पानी की अमाउंट फर्ज करें हमने ज़्यादा नहीं कम कर दी है, पानी बहुत कम है, तो नीचे से जो हीट मिल रही है उसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बेटे अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये देखें, ये है हमारे पास डेल्टा क्यू जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दो चीज़ों के। नंबर 1 चेंजिंग टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को उतना ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर चेंज होगा, डेल्टा टी। और नंबर 2 बेटे मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मास जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा नीचे से, जितना मास कम होगा उतनी ही हीट कम एब्जॉर्ब होगी। तो ये हमारे पास बेटे देखिए दो चीज़ों की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास डेल्टा क्यू है। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करें तो बेटे ये क्या चीज़ आ जाएगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। व्हाट इज सी, ये सी क्या है हमारे पास बेटे, सी हमारे पास है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Constant of proportionality and it is also known as specific heat capacity। ये जो C है हमारे पास बेटे इसको हम किसका नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास बेटे C जो है, और यहाँ से हम इस C को भी डिफाइन कर सकते हैं। C को डिफाइन करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। C इधर ही रहेगा, ये m डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपली इसको बेटे हमारे पास स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। दो नेम है इसके, एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एंड इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट सिंपली। तो बेटे स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं। जब देखे मेरा बेटा यहाँ आपने एक बात याद रखनी है,
जब वर्ड स्पेसिफिक आ गया ना तो इसका मतलब है कि हमारे पास अमाउंट जो है जिसको हम टेम्परेचर जिसका इंक्रीज करने जा रहे हैं वो भी स्पेसिफिक हो गई। अब फॉर एग्जांपल हम जब इसकी डेफिनेशन करेंगे तो वी शुड हैव टू टेक जस्ट 1 किलोग्राम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट लेंगे उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर वर्ड स्पेसिफिक ना होता, सिंपल हीट कैपेसिटी होती, तो फिर हम 1 किलोग्राम वाली कंडीशन को ना लेते, हम सिंपली कह देते कि कोई भी बॉडी, कोई भी मास जिसको हीट प्रोवाइड की जा रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास वर्ड बेटे स्पेसिफिक आ गया ना, देन यू शुड हैव टू स्पेसिफिक द वैल्यूज। आपको इन वैल्यूज को भी स्पेसिफिक लेना पड़ता है, यानी कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट विच इज required to raise the temperature of 1 kilogram substance through 1 Kelvin। यानी कि आपके पास जो mass है substance का वो कितना होना चाहिए बेटे 1 kg, और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक, वो भी हमने स्पेसिफिक कर दिया। व्हाट इज दैट, दैट इज जस्ट 1 केल्विन। इट मींस 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए बेटे, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है इसकी डेफिनेशन। तो बेटे इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg, 1 kilogram substance through 1 Kelvin। तो देखिए मेरा बेटा, हमारे पास सब्सटेंस कितनी है 1 kg और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है 1 केल्विन। तो यानी कि बेटे 1 किलोग्राम सब्सटेंस का अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर ये देखें, इसका अगर मेरा बेटा मैं यूनिट डिस्कस करना चाहूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा सी का। ये देखें डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होता है बेटे जूल, और नीचे मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो वी कैन राइट इट एज जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये बेटे इसका यूनिट आ गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट का, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज डिटरमाइंड और मेजर्ड इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये बेटे सी का यूनिट आ गया, और ये सी की डेफिनेशन थी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। मैंने आपको बात बताई बेटे कि जब आपके पास वर्ड स्पेसिफिक आ गया तो आपने अमाउंट स्पेसिफिक कर देनी है, टेम्परेचर जो इंक्रीज है दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक। लेकिन अगर वर्ड स्पेसिफिक ना होता, सिंपल हीट कैपेसिटी होता, तो फिर हमारे पास हमने टेम्परेचर भी रेज करना था और अमाउंट भी 1 kg नहीं लेनी थी। तो वो एक अलग केस है जो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन वो जब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होगी देन यू शुड हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, दैट हाउ मच टेम्परेचर वी आर गोइंग टू रेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ाने जा रहे हैं, वी शुड हैव टू स्पेसिफाई दैट वैल्यू, हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ हमारे पास इसका बी पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। मैं हेडिंग दे रहा हूं इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब ये देखिए मेरा बेटा, हमारे पास जो पानी है ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने नेचुरली चीज़ों को इतने ज़बरदस्त सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया है कि हम उसको मतलब जब हम साइंटिफिकली उसको स्टडी करते हैं तो हमें बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि कोई ऐसी सुपर पावर है, कोई ऐसी मतलब ताकत है दुनिया में जिसको हम अल्लाह ताला का नाम देते हैं, जिसने चीज़ों को इतने ज़बरदस्त अंदाज से अरेंज किया है कि उसके सारी मखलूक़ात जो हैं वो ज़िंदा रहती है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसी से। देखिए बेटे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो होती है दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
ये हमारे पास 4200 जूल। वाटर जो है हमारे पास बेटे, वाटर के लिए जो C की वैल्यू है दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और अगर हम ड्राई सॉइल, ये जो ज़मीन है हमारी अर्थ है, इसकी सतह का ड्राई खुश्क हालत में हम इसकी लिए बेटे, हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू तो हमारे पास देखिए 5 टाइम्स लेस देन द वाटर, पानी से ये 5 गुना कम है। दैट इज जस्ट हमारे पास कितनी है बेटे, 810। तो इट मीन्स 810 जूल पर केजी पर केल्विन। ये है हमारे पास ड्राई सॉइल। तो इट मीन्स लेकिन वाटर 4200। आप जरा गौर करना है इस बात पे। देखिए बेटे, गर्मियों के अंदर अगर आप नंगे पांव बाहर निकलते हैं घर से तो आप देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जाता। क्यों? ज़मीन की अगर 1 किलोग्राम हिस्सा आप ले रहे हैं ड्राई सॉइल का, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जस्ट उसको कितनी हीट चाहिए, 810। उसकी स्पेसिफिक हीट 810 जूल पर। लेकिन इसके कंपैरेटिव आप देखें पानी, इसी के पैरेलल हमारे पास एक वाटर कंटेन्ड एरिया है जहाँ पर पानी या कोई नदी या कोई नाला है। आप उसमें जब पाँव रखते हैं तो वो पानी इतना गर्म नहीं होता जितनी ड्राई सॉइल होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द वाटर। कि पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा है। कितनी है? 4200, 5 गुना ज्यादा है जमीन से। तो इसका मतलब है कि वो लेस हॉट होगी, इतना पानी जो है वो गर्म नहीं होगा। सिमिलर इज द केस इन विंटर। जब हम सर्दियों की बेटे बात करते हैं तो सर्दियों में भी आप देखते हैं ड्राई सॉइल जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन वाटर पानी जो होता है वो उसकी निस्बत इतना जल्दी ठंडा नहीं होता। तो यही वजह है बेटे कि पानी के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ रहती है, जितनी भी आबी हयात जिंदा रहती है, जिनमें हम फिशेज की बात करते हैं, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो बेटे ये जो हमारे पास सारी टाइप्स हैं ये सर्वाइव कर पाती हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में और इतनी ज़्यादा सर्दी में। क्यों? क्योंकि वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है, और इसके लार्ज होने की वजह से ये ऊपर वाले हिस्से का तो हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होता है, बट नीचे बेनेथ द फर्स्ट लेयर, इसके पानी के जो ऊपर वाला सरफेस है, लेयर है, उससे नीचे जब आप डेप्थ में जाते हैं मेरा बेटा, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उस डेप्थ के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो क्या रहती है, वो बेटे हमारे पास जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, और उसके मेंटेन होने की वजह से वो एक्वेटिक लाइफ जो है उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, उस बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर सर्वाइव कर पाती है। अगर देखें पानी की भी हीट कैपेसिटी ज़मीन की तरह कम होती तो आप देखते बेटे कि गर्मियों में ये पानी उबलना शुरू हो जाता, तो इसके अंदर जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी की सारी क्या हो जाती बेटे, मर जाती। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, जब एक्सट्रीम सर्दी होती तो ये सारे का सारा पानी फ्रीज हो जाता, जम जाता, पूरे के पूरे समुंदर, नदी, नाले ये जम जाते। जब ये जमते तो बेटे वो फ्रीज होने के साथ वो जितनी एक्वेटिक लाइफ थी वो भी फ्रीज हो जाती और वो भी डाई आउट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अब मैं आता हूँ इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ रिलेटेड है। आप सब लोग बेटे गाड़ियों से वाकिफ हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, जितनी भी गाड़ियां हैं, इनके अंदर आप सब जानते हैं कि एक वाटर बॉडी होती है। उस वाटर बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, पानी घूम रहा होता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ ही डायग्राम भी बनी हुई है। और वो पानी क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये अक्सर आप देखते हैं कभी आपने लंबे रूट के ऊपर ट्रेवल करना हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का पानी चेक करते हैं कि क्या उसके रेडिएटर के अंदर जो पानी है क्या वो पूरा है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि बेटे जब गाड़ी चलती है तो इंजन जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है तो उसकी वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से इवन आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे रब करें तो देखिए हल्की सी फ्रिक्शन है, लेकिन इसके बावजूद आपके हाथ जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब वो मेटल पार्ट्स एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं या वो रब होते हैं एक दूसरे के साथ बेटे, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा, अगर वो हीट ज़्यादा होती जाए तो आप देखते हैं कि गाड़ी का इंजन जो होता है वो सीज हो जाता है, ठीक है, वो चलना बंद हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है गाड़ी। लेकिन साइमल्टेनियसली बेवक्त उसी वक्त क्या हो रहा होता है, उसके पैरेलल वो जो पूरा इंजन होता है ना उसको एक सर्कुलेट करती है चीज़, कौन सी चीज़, वाटर बॉडी। वो वाटर बॉडी उस पूरे इंजन के साथ साथ घूम
घूम रही होती है और उसमें से पानी सर्कुलेट करता है, पानी घूमता है। जैसे जैसे इंजन हीट प्रोड्यूस करता जाएगा, वो वाटर बॉडी जो होगी उसके अंदर जो पानी होगा वो इस हीट को क्या करता जाएगा, सक करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा बेटे, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, इंजन का टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। जब इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो इंजन की वर्किंग भी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर वो वाटर बॉडी ना हो, वहां पर रेडिएटर के अंदर वाटर मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगा, वो हीट एक्सेस लेवल से जब बढ़ जाएगी तो इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए बेटे जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, जितनी भी गाड़ियां हैं हमारे पास, जितनी भी व्हीकल्स हैं हमारे पास, उन सब के अंदर वाटर बॉडी होती है, उन सब के अंदर वाटर होता है जो उस इंजन की नॉर्मल वर्किंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो वाटर ना हो और इसी वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना हो, तो वो वाटर जो है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा हीट को सक करने की एबिलिटी ना रखे, इतनी ज़्यादा हीट को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत ना रखे, और फिर अगर हीट उस पानी के अंदर जज़ब नहीं होगी तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो सीज हो जाएगा और गाड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो इंपॉर्टेंस है उसके सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है। अब बेटे मैं लास्ट एंड थर्ड पैराग्राफ में जो इसकी एक एप्लीकेशन दी गई है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, और वो एप्लीकेशन हमें ये बताती है मेरा बेटा कि ये जितने भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर आप देखते हैं कि उन्होंने कूलिंग प्रोसेस भी, उनका जो एसी वगैरह लगाए होते हैं वो भी सेंट्रलाइज होते हैं, और इसी तरह जो हीटिंग प्रोसेस होता है वो भी सेंट्रलाइज होता है। वो गर्म पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जनाब वो बॉयलर के ज़रिए वो गर्म पानी जो होता है वो सारा सर्कुलेट करता है और डिफरेंट जगहों से गुजरता है, वो सारे ट्रैवल करता है। तो उसके ट्रैवल होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो मेनटेन रहता है। तो इस तरह बेटे हम इसको घरों में और इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये 2 से 3 एप्लीकेशन है जिनको आप लिख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर बेटे, और ये चूंकि हमारी डेली लाइफ से है इसलिए हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आज आपको इससे भी पता चला होगा कि देखें वाटर जो है बेटे, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो ना सिर्फ पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और दूसरे हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए होता है यूज़, बल्कि यहाँ पर आज हमने इसका एक और यूज़ देखा कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बहुत 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 ज़्यादा होती है। और वो ज़्यादा सलाहियत जो है बेटे वो इनेबल करती है इसको टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। अगर वो ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, तो उसके इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल करता है। अगर वो कोई नदी नाले हैं तो सर्दियों और गर्मियों में नीचे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए टेम्परेचर नॉर्मल करके देता है। सो ऑल दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इवन देन अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई बेटे, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। डिस्कशन टाइम में आप इसको ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।